अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज़ RMS टाइटन निकलता है अपने सबसे पहले सफ़र को। ये जहाज़ साउथ इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जा रहा है और इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, बिजनेसमैन और वो लोग जो अमेरिका में अपने किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे। इस जहाज़ की कमान संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। इस जहाज़ की लंबाई है 269 मीटर और 50 मीटर से ज़्यादा तक का ये ऊंचा है। उस ज़माने में इस जहाज़ को बनाने में जो खर्च आया था वो था $7.5 मिलियन, जो आज के ज़माने में अगर टाइम को देखा जाए तो $400 मिलियन के बराबर जा पड़ता है। तो इसकी डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। इसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद थी। 2 स्विमिंग पूल्स, 2 बार्बर शॉप्स, 1 लाइब्रेरी और कई होटल्स, जिसमें हर तरह के शाही खाने और मिडिल क्लास तक के खाने अवेलेबल थे। और इसको बनाने में स्टील का इतना मजबूत मटेरियल इस्तेमाल किया गया था कि बनाने वाले का ये दावा था कि ये अनसिंकेबल है, ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। तब की एक मशहूर कंपनी वाइट स्टार लाइन थी जिसने इस जहाज़ को बनाया, और इस कंपनी के प्रेसिडेंट का ये दावा था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। नाउज़ बिल्ला, अगर खुदा भी चाहे तो ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफ़र के रवाना होने के 2 दिन बाद ही ये जहाज़ डूब गया। आखिर क्यों डूबा ये जहाज़, क्या हुआ इस जहाज़ के साथ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। असल में जिस रास्ते पे ये जहाज़ सफ़र कर रहा था वहाँ पर समंदर में बड़े बड़े आइसबर्ग थे, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। असल में समंदर में सफ़र करते हुए जहाज़ एक दूसरे को ये बताते रहते हैं कि कौन से रास्ते पर आगे रास्ते में बर्फ़ या कोई रुकावट मौजूद है। ठीक इसी तरह टाइटैनिक ने जैसे ही अपना सफ़र शुरू किया तो इसको मुख्तलिफ जहाज़ों की तरफ से आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी टाइटैनिक ने अपने रास्ते तो बदले लेकिन स्पीड कम ना की। टाइटैनिक की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर घंटा, ये 40 किलोमीटर, और ये इतने बड़े हैवी मैस रखने वाली चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होता है उस चीज़ को उस स्पीड के साथ स्पीड कम करने में या रोकने में उतनी ही दुश्वारी पेश आती। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को लगातार 7 आइस वार्निंग्स दी गई मुख्तलिफ जहाज़ों की तरफ से, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनकी टीम इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देती है। अब रात हो जाती है और टेम्परेचर गिरने लगता है, क्योंकि दिन के टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर अप हो जाता था सूरज की शुआओं की वजह से, लेकिन रात को चूँकि ऐसी कोई तपश मौजूद नहीं होती थी तो टेम्परेचर -2 डिग्री से -5 के दरमियान में रहता था अटलांटिक ओशन में। और हैरत की बात यह है कि उस रात चांद भी नहीं निकला होता, और चांद के अंधेरे में ज़्यादातर जो जहाज़ सफ़र करते हैं समंदर में वो रात को कहीं पे जहाज़ रोक लेते हैं, क्योंकि अंधेरे में आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। 2 किलोमीटर की रेंज में अगर जहाज़ को पता चले कि आगे कुछ है, तब से वो ब्रेक लगाना शुरू करे तो वो जाके अपनी डायरेक्शन बदलता है और अपने आप को रोक पाता है। इसीलिए जहाज़ रात को सफ़र नहीं करते जब रात को रोशनी ना हो, ताकि आगे किसी भी आने वाली मुसीबत या रुकावट का उनको पहले ही पता चल जाए और वो अपना रास्ता बदल रहे हैं या उस जहाज़ की जो रफ्तार है वो कम करके उस मुसीबत को आने से पहले अपने जहाज़ को रोक लें। लेकिन टाइटैनिक ने ऐसा नहीं किया। उस रात चांद नहीं निकला हुआ था, बिल्कुल अंधेरा था। चूंकि कैप्टन को ये बताया गया था कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता, इसलिए कैप्टन के माइंड में रॉन्ग नंबर था और उन्होंने सेम स्पीड में अपने जहाज़ की रफ्तार बरकरार रखी और अपने सफ़र की तरफ रवां दवा रहे। हर समुद्री जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा तैनात होता है जो दूरबीन के ज़रिए आगे से रास्ता देख रहा होता है
ट्रैफिकिंग चेक कर रहा होता कि आगे कोई और जहाज़ तो नहीं जिसमें हम टकरा ना जाएं, और आइसबर्ग और कोई पहाड़ी वगैरह जहाज़ को रोक ना ले और उसमें जहाज़ टकरा के डूब ना जाए। उस नेस्ट पे बैठा वो बंदा ये चीज़ जज कर रहा होता है। चूँकि 40 किलोमीटर फी घंटा बहुत ज़्यादा स्पीड थी टाइटैनिक के लिए, और वहाँ पे जो बंदा उसके नेस्ट में बैठा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से आंखों से पानी आ जाता और आगे से कुछ नज़र नहीं आता और रोशनी भी नहीं थी, तो वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाया कि आगे कुछ है। जो टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में बैठा होता है वो 11:39 पर रात को देखता है कि आगे पहाड़ है, बहुत बड़ा आइसबर्ग है टाइटैनिक के बिल्कुल सामने। वो 3 बार बेल बजाता है अलार्म वार्निंग के लिए, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद वो उस जहाज़ को नहीं रोक पाते, ना उसका रास्ता बदल पाते हैं। थोड़ा सा बाईं साइड पे वो टर्न लेते हैं, लेकिन जो टाइटैनिक की दाईं साइड होती है वो आइसबर्ग से टकरा जाती है और वो बहुत ज़्यादा टाइटैनिक को डैमेज कर देती है। और ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं होता, ये 200 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा, ठीक एक फुटबॉल ग्राउंड की पैमाइश जितना आइसबर्ग। इस हादसे के बाद कैप्टन स्मिथ और उसकी टीम जाके देखती है कि टाइटैनिक को कितना नुकसान पहुंचा है टाइटैनिक, लेकिन अभी तक उनके माइंड में ये था कि ये जहाज डूब नहीं सकता। बेशक टकराया है आइसबर्ग से, लेकिन ये डूब नहीं सकता। उन्होंने जब डैमेज देखी टाइटैनिक की, तब उन्होंने ये देखा कि इस जहाज को अब कोई नहीं बचा सकता, और जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे कि खुदा भी चाहे नौज बिल्ला तो ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। अब कैप्टन स्मिथ और उसकी टीम ये जान चुकी थी कि कोई भी इस जहाज को नहीं बचा सकता खुदा के अलावा। दे वर शॉक्ड टू सी दैट ये जहाज तो अनसिंकेबल है, लेकिन ये डूब कैसे रहा है। ये चीज देख के उनके तोते उड़ गए। ये जहाज डबल बॉटम हल रखने वाला जहाज था। हल होता है जहाज की सतह। आमतौर पे जहाजों की एक ही सतह होती है जो पानी के ऊपर होती है, उसमें पानी अगर चला जाए तो जहाज डूब जाता है। लेकिन इस जहाज की 2 हल थे, एक नीचे थी और एक ऊपर। अगर नीचे वाली डैमेज हो जाए, पानी से भर जाए, तो भी जहाज को फर्क नहीं पड़ने वाला था, जहाज अपने सफर पे रवां दवा रहता। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही था जो खुदा को मंजूर, और इसको बनाते वक्त मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था जो तकरीबन 12 पर मुश्तमिल थे। इनमें से अगर 4 डैमेज हो जाए, उनमें पानी इंटर हो जाए, दूसरों का उन एक कंपार्टमेंट का अगले से लिंक नहीं था। एक में पानी दाखिल हो तो वो दूसरे में इंटर नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी इंटर हो जाए तो भी जहाज को फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही था। इस आइसबर्ग के डैमेज से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो चुका था, और जो पैसेंजर्स थे उनको ये पता चल गया था कि ये जो हमारा शिप है ये हादसे का शिकार हो चुका है। लेकिन वो रिलैक्स इसलिए थे क्योंकि उनको कहा गया था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, नौज बिल्ला अगर खुदा भी चाहे तो। इसलिए वो कंफर्टेबल थे, कंफर्ट जोन में थे, रिलैक्स खा पी रहे थे। कोई लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा है, कोई बार्बर शॉप पे हेयर कटिंग करवा रहा है, तो कोई होटल पे खाना खा रहा है, कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है। ये सब जानते हुए कि जहाज टकरा गया है। दे वर अनफेयर, उनको कोई डर नहीं था। डर तब पैदा हुआ, खौफ का माहौल तब पैदा हुआ जब कैप्टन ने लाइफ बोट्स पानी में उतारना शुरू की। कैप्टन अब देख चुके थे कि ये जहाज अब ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, विदिन 40 मिनट्स और 1 आवर ये डूबने वाला है। उन्होंने लाइफ बोट्स पानी में उतारनी शुरू की, और जब ये जहाज सफ़र पे जाने वाला था तो कैप्टन ने 30 से 40 लाइफ बोट्स उतरवा दी, खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए कि जहाज लाइफ बोट्स ऊपर पड़ी हैं तो जहाज खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, आप लाइफ बोट्स उतार दें।
इनको रख लें, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। चूंकि ये जहाज़ नहीं डूबने वाला तो लाइफ बोट्स का हम क्या करेंगे। लेकिन एज पर इंग्लैंड रूल्स, इंग्लैंड के कानून के मुताबिक जो लाइफ बोट्स हैं, एक लाइफ बोट में 60 बंदे बैठते थे। उस हिसाब से जितने बंदे होने थे उस मुताबिक उनके 70% की लाइफ बोट्स रखना ज़रूरी थी। उसके अलावा जहाज़ को रवानगी की इजाज़त ही नहीं मिलती थी, तो मजबूरन उन्हें कुछ लाइफ बोट्स जहाज़ में रखनी पड़ी। लेकिन रिश्वत दे के, कम करवा के बस कुछ ही 10-20 लाइफ बोट्स उन्होंने जहाज़ में रखी और अपने सफ़र को निकल पड़े। अब लाइफ बोट्स उतरवा रहे हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती लाइफ बोट्स में अपनी जगह बनाते रहे और बैठ के चले गए। और वीआईपीज़ के लिए जो लाइफ बोट उतारी गई थी उनमें 60 बंदे बैठते थे एक में, लेकिन 18 से 20 बंदे बिठाए गए। तब भी उनको वीआईपीज़ की फिक्र लगी हुई थी। और एज पर यूनिवर्सल लॉ औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में रवाना किया गया। अब इस जहाज़ में टोटल 2200 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 700 ही सिर्फ लाइफ बोट्स के ज़रिए महफूज रह पाए और बाकी जो थे 1500 वो जहाज़ डूबने के बाद जो तैर सकते थे वो हाइपोथर्मिया की वजह से मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, ना तैर पाए, वो मर गया वहीं पे। 1500 जो बाकी जहाज़ पे रह गए थे उनमें से एक बंदा भी नहीं बच पाया। और कहने में ये आता है कि जो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे वो लाइफ बोट में नहीं निकले, वो आराम से उस शिप में बैठे रहे और डूब गए। और कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, कि डूबने से अच्छा है खुद को गोली मार ली जाए, उससे पहले ही मर गए थे वो। जहाज़ चूँकि डूबा इस तरह से था, जब पहले आगे वाले 6 कंपार्टमेंट्स में पानी इंटर हुआ तो जहाज़ का आगे वाला वज़न ज़्यादा हो गया, जहाज़ पीछे से ऊपर होता गया और आगे से झुकना शुरू हो गया, डूबना। जैसे ही आगे से आधा जहाज़ डूबता है, कि चूँकि ये बहुत बड़ा जहाज़ था, पीछे से उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो पीछे से टूट के नीचे गिर जाता है और पिछला हिस्सा भी पानी में डूब जाता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, टाइटैनिक के 35 किलोमीटर की दूरी पर एक और जहाज़ मौजूद था, जो जहाज़ टाइटैनिक की में मौजूद जो बाकी लोग रह गए थे उन सब की ज़िंदगी बचा सकता था। लेकिन उसकी एक वजह है, वो जहाज़ बचाने क्यों नहीं आया। उसकी ये वजह है कि जब जो 7 वार्निंग्स टाइटैनिक को मिली थी, मैंने शुरू में आपको बताया था, वो उसी जहाज़ ने टाइटैनिक को वार्निंग्स दी थी। लेकिन वो जहाज़ खुद आगे जाके रुक गया था, दे सरेंडर। उन्होंने कहा हमने आगे ट्रैवल नहीं करना, बहुत ज़्यादा समुद्र में आइसबर्ग्स मौजूद हैं और हम किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। उनके दिल में अल्लाह का डर था और ये रॉन्ग नंबर नहीं था कि हमारा जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। वो रुक गए, उन्होंने अपना रेडियो ऑफ किया, सिग्नल्स कट किए और सो गए, टीम एंड देयर कैप्टन बेखौफ हो गए। इधर से फ्लेयर गन्स भी चलाई गई टाइटैनिक की तरफ से और रेडियो पे बार बार सिग्नल्स भेजे गए। चूंकि वो सो रहे थे, उन्होंने तो यही सोचा कि टाइटैनिक भी, कोई भी जहाज रात को सफर नहीं करता, तो टाइटैनिक भी रुक गया होगा कहीं पे। दे डू नॉट नो कि वो हादसे का शिकार हो गया, इसलिए वो रिलैक्स होके सो गए और यहाँ पे उनके पास ही टाइटैनिक डूब गया। दिन को जाके पता चला कि ये इतना बड़ा हादसा पेश आ गया अटलांटिक ओशन में, जो कि तारीख में लिखा जाएगा। और उस टाइटैनिक को देखने जाते हुए कुछ लोग मारे गए थे टाइटैन सबमर्सिबल में। उस पे हमने वीडियो बनाई है, वो हम अपलोड कर देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उसमें क्या हुआ था ये बात हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।